नमस्कार माय डियर स्टूडेंट, मैं आज 31 से 52 तक सभी प्रश्नों का जिक्र करने वाला हूं, एक एक प्रश्न का जो आने वाले हैं। इसके पहले मैंने 1 से 30 तक ऑब्जेक्टिव और 31 से लेकर 52 तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ डाल दिया था, लेकिन उस पर जिक्र नहीं किया था। बहुत सारे भाई लोग ने डायरेक्ट मैसेज करके उन्होंने कहा कि नहीं सर आप डिटेल्स बताएं, ये क्वेश्चन हमको नहीं आता है। देखिए, हर एक सब्जेक्ट का वीडियो डाला जाएगा, आपको प्रॉपर नोट्स भी मिलेगा और बहुत अच्छे तरीके से एक एक विषय का नोट्स, ऑब्जेक्टिव, टेस्ट सारे चीज़ हैं। हाँ, अगर किन्हीं को टेस्ट चाहिए मैथ का कि सर हम टेस्ट देना चाहते हैं चैप्टर वाइज, तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। और मेरा नंबर जो है हम आपको बता देते हैं, वो आप ऑब्जेक्टिव के लिए है ना 7979078749। आप इस पर कॉल करें, आपको एक लिंक भेजा जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करें, आपका एक ऐप इंस्टॉल होगा, उस ऐप से आप चैप्टर वाइज नोट्स ये टेस्ट दे सकते हैं। इसका कोई भी पैसा नहीं लगता, मैंने पहले ही बता चुका है कि कोई भी पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। स्टडी मटेरियल हो, चाहे वह टेस्ट हो, चाहे वह सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हो या चैप्टर वाइज टेस्ट हो, किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, मतलब नहीं लिया जाएगा। अब आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं अगर आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट देना है और प्रॉपर उसमें सारे चैप्टर का टेस्ट दिया हुआ। अगर समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं कि सर कैसे होगा, हम बताएंगे, ठीक है। हाँ, कमेंट ये ध्यान रहे, हम आपको नंबर दिए हैं अपना पर्सनल, तो कमेंट या फिर कोई ऐसा मैसेज ना करें जिससे हम इरिटेटेड फील करें और आपका नंबर ब्लॉक करना पड़े या फिर कुछ ऐसा। हम लोगों का रिश्ता एक स्टूडेंट और टीचर का है, एक छोटे भाई और बड़े भाई का है, तो वही बनाए रखें, ठीक है, हमेशा के लिए। फिलहाल मैं आगे चलता हूँ आप लोगों के पास, ठीक है। और 31वां नंबर में जो क्वेश्चन रहेगा वह अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए रहेगा और इसको जांच करने के लिए भी दे सकता है कि इसे जांच करें, ठीक है। तो जांच करने की विधि जब भी दी जाएगी तो आपको 2 नंबर ही दिए जाएंगे जिसमें एचसीएफ और एलसीएम है। पहला, आप जैसे कि समझिए कोई भी संख्या है, जैसे मैंने इसके पिछले वीडियो में भी डाला था 26 और 91, 26 और 91, ठीक है। तो 26 और 91 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, इसके और बहुत सारे पूरे डिटेल से अभाज्य गुणनखंड पर मैं इस पूरा वीडियो डालूंगा जो लगभग 1.5 से 2 घंटा तक रहेगा, बट अभी समय नहीं है वो आपको पढ़ने के लिए। मैं पॉलिटेक्निक का भी फॉर्म भरवाऊंगा और आप लोगों को पढ़ाऊंगा। अगर पॉलिटेक्निक का फॉर्म किन्हीं को भरना है तो वो भरें और हम उसे पढ़ाएंगे कि कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है, वो सारी चीज़ों को डाल देंगे। हाँ, वो अभी एग्ज़ाम चल रहा है इसलिए एग्ज़ाम का मैंने ज़्यादा ध्यान रखते हुए प्राथमिकता इसको दिया है। अगर आप लोगों को सारे वीडियो चाहिए तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें और दूसरे को शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट रहेंगे, मेरा मनोबल भी बढ़ते रहेगा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि 26 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 13 बार में कटेगा और 13 को अभाज्य यानी 1, और तो इसका मतलब हुआ। और 91 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 7 बार में कटेगा, 13 और 13 से 1 बार में, ठीक है। दैट मीन्स मैंने 26 को लिख सकता है ना 2 गुने 13 गुने 1, और 91 को लिख सकता हूँ 7 गुने 13 और गुने 1। एचसीएफ हम उसको कहते हैं जो दोनों में मिले, तो मेरा 13 गुने 1 मिल रहा है, दैट मीन्स 13 मिल हुआ मेरा एचसीएफ। एलसीएम का देखिए सभी नंबर को लिखना है, लेकिन उसमें से सबसे ज्यादा बार किसमें आया है वो चीज लिखना है। तो 2 सबसे ज्यादा बार एक ही बार आया और 7 एक ही बार आया और 13 भी एक ही बार आया। इसमें एक बार आया, इसमें भी एक ही बार आया, तो एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको हम लोग गुना करेंगे तो 182 आ जाएगा। अब इसको जांच करने की विधि
ठीक है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर HCF इंटू LCM। फर्स्ट नंबर जो है मेरा 26 है और सेकेंड नंबर जो है सो मेरा 91 है और HCF मेरा 13 है गुणे 182 है। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए फर्स्ट नंबर और इस दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो यहाँ पे आएगा वही ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे आना चाहिए। आप लोग देख लें, शायद 2366 आता है, हमें अच्छी तरह से याद नहीं है, बट आप गुना कर सकते हैं। गुना करने में भी काफ़ी समय नहीं लगता है। 6 का 6 और 9 छक 54 और 2 55 और 56 50 में 5 और 9 18 18 और 5 23 66 और यहाँ पे भी आपका 23 66 ही आएगा। तो ये बराबर होने चाहिए। अगर आपने बराबर बनाया तो आप समझिएगा कि आपने HCF और LCM जो निकाले हैं आप वो बिल्कुल सही निकाले। ये देखिए इतना जो है टोटल बता दिए हैं कि कैसे HCF कैसे निकाला जाता है, LCM कैसे निकाला जाता है, इसको जांच कैसे किया जाता है। अगर आप इतना सीख लिए हैं, कहीं कहीं पे कभी कभी सिर्फ दे दिया जाता है कि HCF निकालें, LCM निकालें, या फिर 26 का अभाज्य गुणनखंड करें, 140 का अभाज्य गुणनखंड करें, 156 का अभाज्य गुणनखंड करें, 196 का अभाज्य गुणनखंड करें। तो सिर्फ अभाज्य गुणनखंड भी दे सकता है या HCF और LCM निकालने के लिए भी दे सकता है। तो ये आपको टोटल बता दिया गया है। इससे आपका 31वां नंबर प्रश्न अवश्य पकड़ा जाएगा, इससे बाहर नहीं रहे। तो ये 31वां नंबर के लिए हमने आपको दिया है। ठीक है, अब मैं आता हूँ 32वां नंबर प्रश्न में। ठीक है, बत्तीसवां नंबर प्रश्न में आएगा द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निम्न है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखें, जैसे कि अगर कोई दे दिया कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग 4 और गुणनफल 4 है, ये योग दिया हुआ है और ये गुणनफल दिया हुआ है, तो आप ना यहाँ पे लिखें कि माना कि जब भी द्विघात बहुपद ज्ञात करना हो तो याद रखिएगा ये लैंग्वेज आपको लिखना ही पड़ेगा ताकि आपको बेहतर से बेहतर नंबर मिल सके। ठीक है, माना कि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के रूप में है जिसका शून्यक अल्फा और बीटा है, तब द्विघात समीकरण होगा x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा बीटा = 0। ये हम समीकरण लिखे हैं इसलिए 0 लगा देंगे। ठीक है, ये एक शॉर्ट ट्रिक है, इसका एक और ट्रिक है वो भी आप लोग जानते होंगे तो बना सकते हैं, b/a - b/a और c/a वाला, लेकिन ये बेहतर तरीका है। इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ तक तो सब में लिखना है, द्विघातों को बिना सोचे समझे सब में लिखना है। x² - ये शून्यकों का योग दिया हुआ है 4x और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है 4 = 0। ये द्विघात समीकरण हो गया, हमको निकालना था द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, तो 0 हटा देंगे, तो x² - 4x + 4 ये हो गया आंसर। बस, तो इतना ही आपको बनाना है और ये आपका आंसर हो जाएगा 32वां नंबर, है ना। तो ये आपका प्रश्न रहेगा। जो ये एक्सरसाइज आप लोग 1-2 ट्राई कर सकते हैं अपने से। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा रहेगा, है ना। ये इसी तरह से आपसे बन जाएगा। ठीक है, अब 33वां नंबर क्वेश्चन में आप ध्यान से समझिए। 32वां नंबर में कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें बताएं, कमेंट करें कि हाँ सर 32वां नंबर पर ये जो प्रश्न है वो समझ में नहीं आया। 33वां नंबर प्रश्न में
आप लोग तो अब देखिए किताब और कॉपी दोनों खोल लें, एनसीईआरटी का मैथ बुक आप लोग खोल लें और इसमें निकाल लें एक्सरसाइज 6.4, एक्सरसाइज 6.4। और ये जो है एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा और 8वां 9वां याद रखिएगा, पहला, दूसरा और 8वां 9वां ये प्रश्न हो सकते हैं। ये प्रश्न को आप एक बार दोहरा लें अच्छे से, फिर भी अगर मैं नहीं होता है तो मैं बता देता हूं एक दो क्वेश्चन आपको, इस सेम टाइप क्वेश्चन रहेगा इस टाइप से, ठीक है। तो हम देखते हैं, देखिए मैंने बुक लिया है ना, एक्सरसाइज 6.4। हाँ, पहला नंबर प्रश्न है कि मान लीजिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF जिसके क्षेत्रफल क्रमशः 64 और 121 है, तो EF 15.4 है, तो BC ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से समझे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। आप लोग को पहले भी आप लोग इस प्रकार का थ्योरम पढ़ चुके होंगे कि चूंकि एक त्रिभुज ABC अगर समरूप है त्रिभुज DEF का, समरूप है, समरूप रहे तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और एरिया ऑफ त्रिभुज DEF ये जो है सो इसके संगत भुजा के वर्गानुपात के बराबर होता है। ठीक है, संगत भुजा मतलब अगर शुरू से AB ले रहे हैं तो यहाँ AB लिए तो इसका भी DE लेना होगा। ठीक है, और इसका वर्ग, फिर इसका अगर लास्ट वाला BC ले रहे हैं तो इसका भी लास्ट वाला BC लेना होगा, EF लेना होगा। ठीक है, इसका वर्ग। अगर इसका शुरू और इसका लास्ट ले रहे हैं यानी AC ले रहे हैं तो इसका शुरू और इसका लास्ट लेना होगा DF, संगत इसी है ना, ये हो गया। इस तरह से हम लोग ले सकते हैं क्योंकि यहाँ ABC इसी क्रम में है और इसका समरूप दिया हुआ DEF, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो ये आप देखें तो इस तरह से लिखने के बाद क्या होता है कि आपका यहाँ एरिया दिया हुआ है ABC का 64, एरिया दिया हुआ है 64 और DEF का दिया हुआ है 121। हमको ज्ञात करना है, आप प्रश्न में गौर से देखें, हमें ज्ञात करना है EF दिया हुआ है, तो EF इसमें देखें किसमें आता है, इसमें आता है, तो EF दिया हुआ है तो EF और बटा BC का होल स्क्वायर है ना, ये हमें हो गया मेरा कंप्लीट। अब यहाँ पे देखें, यहाँ लिख सकते हैं 8/11 का होल स्क्वायर और BC मेरा नहीं दिया हुआ है और EF मेरा 15.4 दिया हुआ है, ये होल स्क्वायर। अब ये तो ये स्क्वायर स्क्वायर हो गया तो बराबर है। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 8/11 बराबर BC बटा 15.4। अब इस जब भी इस रूप में आपको मैथमेटिकल में दिखे मैथ में तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ गुना करेंगे 11 इंटू BC बराबर 8 गुने 15.4, तो यहाँ 11 जो है सो गुना में उधर जाएगा तो भागा में, तो BC बराबर 8 गुने 15.4 बटा 11 और ये कटेगा तो 1.4 और ये 8 और 14 को गुना करेंगे तो 112, चूंकि एक अंक के पहले पॉइंट है तो एक अंक के पहले पॉइंट दे देंगे और यही मेरा BC का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 33वां नंबर क्वेश्चन जो है तो रहेगा, ये एरिया का अनुपात दिया हुआ रहेगा। तो आपको मैंने बताया पहला नंबर क्वेश्चन और दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है सो मैं बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि दूसरा नंबर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है तो इसको मैं मिटा देता हूँ, उसके बाद एक एक क्वेश्चन बताना है, अच्छे से आप लोगों को बताते जाऊंगा ताकि आप लोगों को ज्यादा समझ में आए। थोड़ा सा सब्र रखना ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको सारे प्रश्न बताते जाएंगे। दूसरा नंबर प्रश्न जो है यहाँ पे मैं ऊपर में लिख देता हूं,
33वां नंबर में था एक्सरसाइज 6.4 का पहला, दूसरा, 8वां, 9वां, मतलब इस टाइप से रहेगा। तो पहला तो मैं बता चुका हूं और मैं दूसरा बता रहा हूं, ठीक है। कह रहा है कि ए बी सी डी समलंब चतुर्भुज है। सुनिए, अगर ए बी सी डी मेरा समलंब चतुर्भुज है, हम यहां बनाते हैं, थोड़ा सा रस्सी में ए बी सी डी और ए बी समांतर सी डी है, ए बी समांतर सी डी है। तो समांतर होने के साथ साथ इसके यहाँ पे कहना है इसके विकर्ण ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, इसके विकर्ण जो है सो ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। और त्रिभुज ए ओ बी, याद रखिएगा हम लोगों को लिखना है, दिया गया है और ये सब आपको निकालना है। तो ये देखिए, त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को समरूप करना होगा, तब इसके क्षेत्रफल का अनुपात निकाला जा सकता है। जब तक हम समरूप नहीं करेंगे तब तक इसके क्षेत्रफल का अनुपात नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज को समरूप करते हैं, त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी। तो क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे जब ये समांतर है तो समांतर में ये कोण और ये कोण बराबर होगा, यानी एकांतर वाला कोण जो है सो बराबर होगा। तो हम लोग कोण ए बी ओ बराबर होगा कोण ओ सी डी, है ना। और उस ये एकांतर कोण से बराबर होगा, और कोण बी ए ओ बराबर होगा ओ डी सी, जहां जेड बनता है। देखिए यहाँ जेड बन रहा है, जेड जब भी बनता है तो दो कोण बनते हैं, एक इस तरह से बन रहा है तो यहाँ पे और यहाँ का कोण बराबर हो गया। अब एक उल्टा जेड भी बन रहा है ऐसे, तो ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा, ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा। तो जब दो कोण बराबर हो जा रहे हैं तो त्रिभुज समरूप हो गया एंगल से, ये भी एकांतर कोण से है ना। तो त्रिभुज समरूप हो गया, ए ओ बी समरूप हो गया त्रिभुज, समरूप का अच्छा से लीजिएगा ना, और सी ओ डी का। अब समरूप हो गया तो इसके क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी और एरिया ऑफ त्रिभुज सी ओ डी का जो क्षेत्रफल होगा उसके संगत भुजा के वर्गानुपात के बराबर होगा। दैट मीन्स इसका हम ए बी लिखेंगे शुरू और लास्ट, इसका भी तो यहाँ लिखेंगे सी डी का होल स्क्वायर। और ए बी यहाँ पे आप देखेंगे, ए बी यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, ए बी बराबर 2CD, ए बी बराबर 2CD। ए बी जो है सो बड़ा है, मतलब ये बड़ा है, मतलब आकृति उल्टा दिख गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आकृति में आप उस तरह से भी छाप सकते हैं, लेकिन ए बी की जगह पे हम 2CD लिखेंगे क्योंकि वही दिया हुआ, और CD का होल स्क्वायर। ये कटेगा तो यहाँ पे 2 बार में कटेगा और ये 1 बार में, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 और ये 1, यानी ये किस अनुपात में आ जाएगा, 4:1 हो जाएगा इसका क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब 8वां नंबर क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए तो क्या है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक जब क्षेत्रफल का अनुपात पूछे और भुजा का अनुपात दिया हुआ हो, क्षेत्रफल का अनुपात पूछे, कोई भी त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात पूछे और भुजा का अनुपात दिया हुआ हो तो उसका वर्ग कर देना है। कैसे, वो देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां में यहाँ पे दिया हुआ है कि मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु जब दिया हुआ है, देख एक हम चित्र के अनुसार से अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे इसका 8वां नंबर प्रश्न। कह रहा है ABC ABC है ना, और BDE दो समबाहु त्रिभुज है, BDE
ई एक इधर ले लेते हैं। समबाहु का मतलब हो गया कि सभी कोण बराबर हैं और सभी ये 60 डिग्री के हैं, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। और समबाहु त्रिभुज जितने भी होते हैं वो समरूप होते हैं, एक दूसरे के समरूप होते हैं। तो ये तो समरूप हो गया, पहले बता दिया कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज BDE का, है ना, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे समझे, अब इसका एरिया निकालने के लिए कह रहा है, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए कह रहा है। ये BC का मध्य बिंदु है, ये BC का मध्य बिंदु है, ठीक है, ये बात ध्यान रखो। तो ABC और BDE त्रिभुज BDE, अब इसका हम अगर BC लेते हैं, समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती है, तो इसका BC लेते हैं तो इसका BD ले सकते हैं। लेने का तो हमको BC था तो यहाँ पे DE लेना था, D, लेकिन DE किसके बराबर है? BD के बराबर है। क्यों? क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो हम ले सकते हैं, इससे हमारा रिलेशन निकल जाएगा ना, इसीलिए। तो यहाँ पे BC के जगह पे हम BD लिए हैं और तो 2B, देखिए BD और फिर BD, चूंकि ये मध्य बिंदु है तो BC को लिख सकते हैं 2BD बटा BD का स्क्वायर, ये कटेगा तो ये फिर हो जाएगा 4:1। किस अनुपात में विभाजित करेगा? 4:1 में। और इसका 9वां नंबर क्वेश्चन जो है वो हम आपको बता देना चाह रहे हैं। यहाँ पे ध्यान से समझिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं, चार, देखिए भुजाएं दिया हुआ है 4:9 और इन त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। जब भुजाएं दिया हुआ हो, भुजाएं का अनुपात, भुजा का अनुपात दिया हुआ है 4:9 और इसके क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो इस पर स्क्वायर कर दीजिए तो हो जाएगा 4 × 16, क्योंकि भुजा का वर्गानुपात के बराबर होता है क्षेत्रफल का अनुपात। तो 16 और 81 यानी 16:81 होगा। लेकिन अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ हो और भुजा का वर्ग अनुपात पूछा हो तो इसका रूट कर दीजिए, यानी क्या हो जाएगा 4:9, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा 33वां नंबर क्वेश्चन में। तो ये अभी हम मिटा देते हैं। फिर 34वां नंबर क्वेश्चन में समदूरत्व वाले जितने भी प्रश्न हैं वो इम्पोर्टेंट हैं 7.1 में। ठीक है, 34वां नंबर। इस चैनल को बढ़ाने में बहुत सारे शिक्षकों का योगदान है, लगभग सारे शिक्षकों का योगदान है और मैं खास तौर पर नाम लेना चाहूँगा जो हमको काफ़ी सपोर्ट किए हैं इस चैनल को आगे बढ़ाने में। विद्यासागर सर हैं, रामकृपाल सर हैं और एक जयनगर के प्रिंसिपल वरुण सर हैं और ओम प्रकाश सर हैं, कोडरमा के अचिंतो सर हैं। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो हमें आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। विकास सर हैं, बीआरसी ऑफिस में काम करते हैं। बहुत सारे लोगों ने शेयर किया है, हमको प्रोत्साहन दिया है आगे बढ़ने का, उन्होंने मेरा मनोबल को बढ़ाया है, इसलिए मैं दिल से उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब आते हैं हम लोग 34वां नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, और ये है 7.1 का समदूरस्थ के सारे प्रश्न। देख लीजिए, ज्यादा प्रश्न नहीं है 7.1 में, समदूरस्थ वाले और संरेखी वाले प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है 7.1 में। ठीक है, तो मैं देखता हूँ और आप लोगों का भी बहुत सहयोग रहा है। ठीक है, जो वीडियो देख रहे हैं उन लोगों का भी बहुत सहयोग रहा है और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कमेंट करते हैं, उनका बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है। उन्होंने स्टेटस लगाया, शेयर किया, तो बहुत ज़्यादा आप लोगों का सहयोग रहा, तब एक परिवार 2-3 दिन के अंदर बन पाए।
और आते हैं तो इसमें से देखिए एक संरेखी वाले पे है, संरेखी है या नहीं, तीसरा नंबर, ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है संरेखी। संरेखी का उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार पढ़ लेने में क्या जाता है, संरेखी वाला समझने में क्या दिक्कत है, ठीक है। तो अगर पूछ दे तो, है ना। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु, संरेखी का मतलब होता है एक ही रेखा पर, ठीक है। ए जो है सो 1 और 5 है, 1 और 5 है, बी 2 और 3 है, और सी -2 और -11 है, ठीक है। संरेखी है या नहीं है, ये चीज आपको देखना। संरेखी है मतलब इसके एक ही रेखा में है या नहीं है। तो इसके लिए हमें ए बी दूरी सूत्र से ज्ञात करना होगा, आप लोग जानते हैं दूरी सूत्र, ठीक है। ए बी ज्ञात करना होगा और फिर बी सी ज्ञात करना होगा, फिर ए सी ज्ञात करना होगा। तो अगर हम ए बी ज्ञात करें तो देखिए हम लोग मान लिए हैं इसको x1 y1 x2 y2, और ये चूंकि ए बी ज्ञात करना है तो इस बिंदु को भूल जाना है। अब यहाँ पे देखिए x2, इसका फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, ध्यान से समझें। x2 मेरा कितना है, तो 2 में 1 जाएगा तो इसका होल स्क्वायर, y2 में 3 में से 5 जाएगा और इसका होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा √5, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं BC, तो BC निकालने के लिए अब इस बिंदु को भूल जाना होगा, ये दोनों बिंदु हो जाएंगे। तो ये अगर हम x2 मान लेते हैं तो ये हो गया x1 y1, अब मानते हैं इसको BC निकालते हैं तो क्या हो जाएगा x2 यानी 2 में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 में प्लस 11 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर प्लस 14 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर यानी 16 प्लस 14 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 196, 196। दैट मीन्स इसको अगर हम जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 6 से 12 बचा दिए 1, 9 1 10 और 1 11 और यहाँ पे 2, 212, सही है। अब उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, 6 जोड़ते हैं तो आ जाता है 212, ठीक है। अब आते हैं, ये इसको रूट में भी आगे तोड़ सकते हैं अगर टूटता है तो, ठीक है। तो इसके लिए हमको 212 का भाज्य गुणनफल करना होगा, तो 106 और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 53, यानी 2√53, 2√53, ठीक है। अब यहाँ पे AC भी निकालना होगा, AC ये और ये, तो अब इसको हम लोग बदल सकते हैं क्योंकि एक ही चीज नहीं है ना। AC निकालना होगा तो क्या हो जाएगा -2 और -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर और प्लस -16 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 और प्लस 256, राइट है। अब इसमें से हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 265, और 265 का अगर रूट निकालना है तो हम लोग देखते हैं 265, अब आज गुणनफल कीजिए, बगल में कीजिएगा आप लोग, है ना। अगर हम लोग देते हैं 5 से भागा तो 25, यहाँ बचा 3 53, तो भागा लगता ही नहीं है तो ये कटेगा नहीं, इसका भाज्य गुणनफल होगा ही नहीं, तो इतना ही रहेगा। अब ये देखते हैं कि किसी दो चीजों को जोड़ करके अगर तीसरा चीज आ जाए, दैट मीन्स इसको और इसको जोड़े तो ये तो जुटेगा ही नहीं, √5 है, रूट ये अलग है और ये दोनों भी नहीं जुटेगा, तो कोई भी दो चीज नहीं जुड़ रहा है, इसीलिए यह संरेखी नहीं है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, लिख सकते हैं कि AB सबसे ज्यादा बड़ा यही है
तो ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, इसीलिए यह समरेखी नहीं है। ठीक है, तो ये लिखते हैं, ये वाला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। अब समदूरस्थ वाला एक क्वेश्चन हम बता देते हैं आप लोगों को, समदूरस्थ का। जैसे क्वेश्चन नंबर 7वां, 8वां और 9वां, ठीक है, 10वां, ये सारे समदूरस्थ हैं। ये इसमें से एक ना एक प्रश्न प्रत्येक बार पूछा है और इस बार भी पूछेगा। 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, ये 4 प्रश्न। तो ये चारों का चारों प्रश्न ना आप बना लीजिएगा घर में, तो बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। कोई भी चीज को बेहतर तरीके से समझने के लिए देखिए, मैथ जो है सो आपको प्रयास करना होगा। बिना प्रयास के आप कोई भी चीज को हासिल नहीं कर सकते। ठीक है, आप यहाँ पे आते हैं 7 नंबर प्रश्न। एक मैं बता देता हूँ कि आप लोग खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना और इतना। देखिए x अक्ष, पहले समझने का प्रयास कीजिए। x अक्ष मेरा ये है, तो x अक्ष पर कोई बिंदु अगर हम दें तो x अक्ष पर कोई भी बिंदु कहीं पे भी दे दें, सपोज कीजिए, तो वह बिंदु y का निर्देशांक मेरा 0 होगा, क्योंकि y तो मेरा नहीं है x। अगर y हम 1 भी दे दें तो ये x अक्ष से हट जाएगा। तो मान लेंगे कि माना कि वह बिंदु बराबर, माना कि ये क्वेश्चन नंबर 7 था, 7, माना कि वह बिंदु जो है वह मैंने x और 0 माना, y का निर्देशांक मैंने 0 मान लिया। ठीक है, अब यहां से कोई एक ऐसा बिंदु है जो 2 और -5, 2 और -5, मान लीजिए 2 यहाँ है और 5 -1 यहाँ है, तो ये हो जाएगा एक बिंदु, इसका निर्देशांक 2 और -5 है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक बिंदु लिया x और 0। ठीक है, तो इससे यहाँ तक की दूरी जो है, ठीक है, वो और क्या -2 और 9, -2 और 9, -2 और 9 यहाँ तक की बिंदु की जो दूरी है वो समदूरस्थ है। ये a है, ये b है और ये p है, कुछ भी मान लीजिए, है ना। और इसका जो निर्देशांक दिया हुआ है वो क्या है, -2 और 9, सॉरी -2 और 9 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है, फिगर हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं बस, है ना। तो कुछ कीजिए, यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन -2 और यहाँ हो जाएगा x अक्ष में और 9, तो ये हो जाएगा -2 और 9। ठीक है, ये मैंने b मान लिया। ठीक है, ये और समदूरस्थ है, मतलब समदूरस्थ का मतलब होता है कि ये जो बिंदु है सो p के जितनी दूरी पर है उतना ही a के दूरी पर है। तो इसके अनुसार से हमने यहाँ पे लिखना है कि AP बराबर BP। ठीक है, और दोनों तरफ वर्ग करने पर, यहाँ लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, मैं एक पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका एक भी नंबर छूटे रहे। अब वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा, है ना। और AP कैसे निकाला जाता है, तो ये हो जाएगा, हम मान लेते हैं x2 और y2, x1 और y1। दूरी सूत्र से हम लोग AP का दूरी निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, सॉरी अंडर रूट नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे, क्योंकि स्क्वायर है। तो x - 2 का होल स्क्वायर, x - 2 का होल स्क्वायर, और फिर प्लस 0 माइनस हो जाएगा +5 का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर होगा BP में फिर ये मानते x -2, x +2 का होल स्क्वायर और 0 - 9 का होल स्क्वायर
आंसर। तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो a स्क्वायर माइनस 2a और ये b है ना। देखिए 2a की जगह पर क्या है, a है, और b की जगह पर ये है, तो x a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर और प्लस 25। ठीक है, क्योंकि 0 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5 और 5 का स्क्वायर 25, तो ये हो जाएगा बराबर x प्लस 2 का यानी a प्लस b का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 2 a की जगह पे x है, b की जगह पे 2 है और प्लस b स्क्वायर और प्लस 81, क्योंकि ये 0 में 9 जाएगा तो माइनस 9 होगा, अब माइनस 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 होगा। अब जो कट रहा है उसको काट देते हैं, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट रहा है क्योंकि दोनों सेम सेम है, तो इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, कट जाएगा। अब ये प्लस 2 स्क्वायर और प्लस 2 स्क्वायर ये भी कट जाएगा, है ना। अब कुछ नहीं कट रहा है, माइनस क्या हो जाएगा 2 दूनी 4x और प्लस 25 और यहाँ 4x प्लस 81 बस। तो अब आते हैं हम लोग चर राशि को एक तरफ और अचर राशि को एक तरफ, क्योंकि x वाला हमको हमेशा प्लस में चाहिए, क्योंकि x का वैल्यू हमको प्लस में निकालना है, x तो हमेशा प्लस में रहना चाहिए, तो इसको मैंने उधर भेज देना है। काम तो आपका इधर आने से भी हो जाएगा लेकिन उधर भेज देना। अब 81 है तो इधर आ जाएगा, तो माइनस में माइनस 81 प्लस 25 बराबर 4x प्लस 4x और ये दोनों को घटाएंगे तो 56, वो भी माइनस में, और यहाँ 8 कटेगा तो 68 56 यानी x बराबर माइनस 7। तो वह बिंदु क्या आ गया, वह बिंदु जो मैंने माना था x और 0, तो x की जगह पर क्या रखना है माइनस 7 और 0, ये हो गया आंसर। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। चलिए 7वां नंबर आप लोग बोलेंगे, कमेंट करें कि सर 8वां भी बता दें, 9वां भी बता दें, 10वां भी बता दें, तो वो भी बता दिया जाएगा, लेकिन अभी पॉसिबिलिटी इसलिए नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। अभी हमको बहुत सारे प्रश्न बनाए जाने, इसका मैं हो सकता है पार्ट 1 पार्ट 2 भी कर दूं। ठीक है, तो ये आपका 34वां नंबर प्रश्न रहा, इसको मैं मिटाता हूँ। पैंतीसवां नंबर प्रश्न में एक्सरसाइज 8.2 का पहला नंबर या तो दूसरा नंबर, ये क्वेश्चन रहेगा 8.2 का पहला नंबर या तो दूसरा नंबर। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं 8.2 का, उसमें जो मान बैठाने वाला है आप लोग जानते हैं। ठीक है, जैसे पहला नंबर क्वेश्चन जरूरी नहीं, पहला में कोई भी दे सकता है, ठीक है, और दूसरा में भी कोई भी दे सकता है। आप सभी का प्रयास जरूर करें, तभी आपसे आगे बढ़ पाएंगे। अब जैसे कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2। ये √3 गुना करते हैं तो √9 हो जाता है, √9 का वैल्यू 3 होता है, तो 3/4 प्लस 1/4 और एलसीएम लेंगे 4 3 प्लस 1। ठीक है, ये 3 प्लस 1 यानी 4/4, ये कटेगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब आप बाकी कोई भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो तो आप हमें बताएं कि हाँ सर ये प्रश्न में हमको दिक्कत है, वो प्रश्न को अलग से सॉल्व किया जाएगा। एक भाई ने कमेंट किया है सर 11.2 हमें बता दें, जरूर हम बताएंगे 11.2, लेकिन 11.2 बताने के लिए मेरे पास प्रकाल होना चाहिए तो मैं परफेक्ट बता पाऊंगा, लेकिन मैं जब आप बोले हैं तो मैं भरसक प्रयास करूंगा कि बोर्ड के माध्यम से ही आप लोग प्रकाल स्टूडेंट बॉक्स जो है और कॉपी लेके बैठे, मैं प्रयास और प्रैक्टिस यहीं पे करवा दूं, उसका एक अलग पार्ट दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं यहाँ तक छोड़ रहा हूँ, अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं एक एक करके सारे प्रश्न का जवाब दे दूंगा।
जैसे दूसरा का पहला बना दे रहा हूं 2 10 30 डिग्री, ठीक है, 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री और इसका वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए 2 और 10 30 डिग्री का मतलब 1/√3 और 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री यानी 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा क्या 2√3 और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1/3, कुछ नहीं है तो 1 है तो 2/√3 और यहाँ हो जाएगा 3, ये भिन्न का जोड़ के जैसा लग रहा है तो भिन्न का जोड़ बनाएंगे 3 प्लस 1 यानी 2/√3 और इंटू 3/4, ठीक है। अब ये काटेंगे तो 2, अब ये √3 और √3 बार में कट जाएगा यानी √3/2। तो √3/2 इसमें से किसका मान होता है वो चीज देखिए, sin 60 डिग्री का मान होता है। तो ये पहला ऑप्शन में हम दे देंगे कि sin 60 डिग्री का मान होता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, हमें विश्वास है आप लोगों को। कहीं पे भी कोई भी दिक्कत होता है तो आप हमें जरूर पूछें, कमेंट सेक्शन में बोलें, ठीक है। या नंबर हम तो आपको दे ही दिए हैं, आप वहां से भी बात कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फिलहाल अभी आपको 35 नंबर तक यानी 5 प्रश्न दे दिए गए हैं। अभी आप लोग देख रहे हैं कि बगल में पूजा चल रहा है तो उसके लिए हल्ला हो रहा है और ये हल्ला जो है सो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, पूजा भी जरूरी है और इसीलिए अभी इतना ही तक हम बता पाएंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों से मिलते हैं, ठीक है।